कहानी की शुरुआत में हमें बेथ नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जिसने कि अपने एक हाथ में लेटर तो वहीं दूसरे हाथ में शराब पकड़ रखी है और वो इस वक्त काफी ज्यादा परेशान लग रही है। वाइन खत्म होने के बाद वो दोबारा से वाइन की बोतल लेने जाती है और अब वाइन पीते पीते वो अपनी वेडिंग की वीडियोस देखने लगती है। बाद में जब वो सोने जाती है तो हमें पता लगता है कि उसके पति ओवन ने कुछ ही दिन पहले सुसाइड कर लिया। लेकिन उसने सुसाइड क्यों किया, यही इस मूवी का सबसे बड़ा राज है। हालांकि ओवन ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं बनता। सोते वक्त अचानक से बेथ को अपने घर में दरवाजा खुलने की आवाज आती है। वो पूरा घर छान मारती है लेकिन उसे घर पे कोई भी नजर नहीं आता। फिर जब वो विंडो के पास जाती है तो तभी हम विंडो के शीशे पर एक साये को देख लेते हैं, लेकिन अगले ही पल वो साया वहां से गायब हो जाता है। सुबह जब बेथ उठती है तो देखती है कि वो कल रात जमीन पर ही सो गई थी। बेथ का घर एक लेक हाउस के पास होता है जो कि उसके पति ओवन ने उसी के लिए बनाया था। लेक की तरफ जाने पर वो देखती है कि वहां पर मौजूद बोट से मडी फुटप्रिंट्स उसकी घर की तरफ आ रखे हैं और ये वही बोट होती है जिसमें कुछ दिन पहले उसके पति ओवन ने लेक के बीच में जाकर खुद को शूट कर लिया था। बेथ उन मडी फुटप्रिंट्स को देखकर पूरी तरह सदमे में है कि तभी उसे यहाँ पर एक गन शॉट की आवाज सुनाई पड़ जाती है और वो काफी बुरी तरह डर गई है। अब इतना सब हो जाने के बाद बेथ अपने काम पे निकल जाती है और हमें पता लगता है कि बेथ एक स्कूल टीचर है और उसके स्कूल में आज पेरेंट्स मीटिंग है। क्लास में उसके पास एक बच्चे की माँ आती है जो कि उससे शिकायत करती है कि उसके बेटे को स्पीच क्लास में सी ग्रेड मिला है। बेथ इस पर उसे बताती है कि उसके बेटे ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था। इस पर वो औरत उसे बताती है कि उसका बेटा 2 दिन पहले असाइनमेंट लेके आया था लेकिन तब वो खुद स्कूल से गायब थी, जिस पर बेथ अब उसके बेटे को बी ग्रेड देती है। अब जब बेथ स्कूल से वापस घर आती है तो वो अपने एक नेबर मेल से मिलती है। मेल से बातें करते वक्त वो देखती है कि जो सुबह फुटप्रिंट्स उसके घर की तरफ आ रहे थे वो अब वहां से गायब हो चुके हैं। बेथ ये देख काफी डर जाती है और वो अब सोच में पड़ जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो मेल से पूछती है कि क्या वो सुबह जंगल में शिकार करने गया था, जिस पर मेल उसे मना कर देता है और कहता है कि वो तो कब से शिकार पे नहीं गया। दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए सबसे बेहतर मूवी एक्सप्लेनेशन लाऊं। बेथ फिर से आज रात अपने पति के साथ बिताई पलों की वीडियोस देखती है और उसे फिर से अपने पति ओवन की याद आ जाती है। लेकिन अब वो जानती है कि उसे किसी न किसी तरह अब मूव ऑन करना ही पड़ेगा। इसलिए वो अपने पति ओवन के सारे कपड़े और उसका सारा सामान एक बॉक्स में रखना शुरू कर देती है। तभी उसकी नजर ओवन की डायरी पे पड़ती है और डायरी खोलने पर वो पाती है कि उस डायरी के अंदर ओवन ने इस घर के कई सारे स्केचेस बना रखे हैं जिसमें उसने इस घर के लुक, इंटीरियर और हर कमरे को अलग तरीके से डिजाइन किया था। लेकिन रहस्यमय तरीके से ओवन ने उसी के सामने वाले पेज पर उसी स्केच का रिवर्स स्केच भी बना रखा है। अब यहाँ पर बेथ को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता कि आखिर ओवन ने ये सब क्यों करा। तो बेथ अब डायरी को वापस रख सोने चली जाती है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद उसके घर का म्यूजिक सिस्टम अपने आप ऑन हो जाता है और उसकी नींद टूट जाती है। अपने फोन को चेक करने पर वो देखती है कि उसे ओवन का मैसेज आया है। बेथ ये देख काफी बुरी तरह घबरा गई है और वो अपने कांपते हुए हाथों से ओवन के नंबर पे कॉल करती है। हैरानी तब होती है जब ओवन वो कॉल उठा भी लेता है और वाकई में बेथ कॉल पर ओवन की आवाज सुनती है। ओवन उसे कहता है कि वो खिड़की से बाहर देखे। बेथ जब ऐसा करती है तो वो लेक के बीचों बीच अपने पति ओवन को बिना कपड़ों के देखती है। लेकिन अगले ही पल बेथ की आंख खुल जाती है और हम देखते हैं कि बेथ कल रात वॉशरूम में ही सो गई थी। अब उसे लगता है कि ये जो भी कुछ उसने देखा वो मात्र उसका एक बुरा सपना था। फिर भी जब वो अपने फोन में ओवन के मैसेजेस को देखती है तो उसे वहां पर कोई भी मैसेज नहीं मिलता। बाद में जब वो अपने पति ओवन के फोन को चेक करती है तो उसे वहां पर भी कोई मैसेज नहीं मिलता। लेकिन जब वो ओवन की गैलरी में जाती है तो वो गैलरी में एक लड़की की फोटो देखती है जो कि बिल्कुल उसी की तरह लग रही है। बेथ यही फोटो अपनी एक फ्रेंड क्लेयर को भी दिखाती है और क्लेयर भी उसे बताती है कि ये वही है। लेकिन बेथ उसे बताती है कि उसके पास ऐसा कोई भी टॉप नहीं है जैसा कि फोटो में उस लड़की ने पहना हुआ है। तो फिर यहाँ पे क्लेयर उसे कहती है कि वो अपने पति के बारे में ज्यादा न सोचे क्योंकि हर किसी को इस दुनिया में कभी न कभी अपनों को खोना ही पड़ता है और वैसे भी उसका पति उस पर चीट कर रहा था। बेथ का मूड फ्रेश करने के लिए वो उसे एक नाइट क्लब लेकर जाती है जहाँ पर क्लेयर के और भी दोस्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बेथ अपने पति के सुसाइड नोट के बारे में बातें करने लगती है जो कि वो अब तक भी नहीं समझ पा रही है। और वाकई में ये सुसाइड नोट काफी पेचीदा है जिसमें लिखा हुआ है कि यू वर राइट, देयर इज नथिंग, नथिंग इज आफ्टर यू, यू आर सेफ नाउ।
बेथ की बातें यहाँ पर सबको काफी अजीब लग रही हैं, इसलिए क्लेयर सिचुएशन को संभालती है और उसे यहाँ से उसके घर लेके जाती है। लेकिन घर पे आते ही बेथ क्लेयर को बताती है कि उसे सुसाइड नोट का मतलब पता है। बेथ क्लेयर के ही गोद में सो जाती है और उसे अपनी लाइफ में घटे सबसे खतरनाक इंसिडेंट के बारे में बताती है। दरअसल बेथ बताती है कि जब वो 17 साल की थी तो तब उसका एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसके दोनों फेफड़े पूरी तरह फट गए थे और उसके दिल ने पूरे 4 मिनट तक धड़कना बंद कर दिया था। फिर भी चमत्कारिक तरीके से किसी तरह डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। लेकिन इस बीच उसने दुनिया के सबसे बड़े सवाल का आंसर जाना। अक्सर लोग कहते हैं कि मौत के बाद भी एक दुनिया होती है, लेकिन तब उसने देखा कि मौत के बाद नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं है। और इसी नथिंग का जिक्र शायद से उसके पति ओवेन ने उस सुसाइड नोट पे किया है। बेथ बताते हैं कि उसे इस घर में किसी साए के होने का एहसास होता है और कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो उसके आसपास ही है। दोस्तों, यहाँ पर आप बेथ के एक्सीडेंट की बात याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगा। अपनी स्टोरी सुनाते सुनाते बेथ क्लेयर की गोद में सो जाती है कि तभी अचानक से उसके घर का म्यूजिक सिस्टम बहुत तेजी से बजने लगता है और जब वो खड़ी होती है तो देखती है कि वो घर में अकेली है। बेथ परेशान डरी हुई आवाज में चिल्लाती है कि वो जो भी कोई है वो उसके सामने आए। तुरंत उसे यहाँ पर ओवेन की आवाज सुनाई पड़ जाती है, जो कि उसे बाहर आने के लिए कह रहा है। बेथ जब टॉर्च लेकर बाहर जाती है तो उसे लेक के दूसरे किनारे पर एक घर दिखता है, जो कि अगले ही पल उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। बेथ कुछ समझ पाती कि तभी एकदम से पीछे से 3-4 लड़कियां भाग कर आती हैं और लेक में कूद जाती हैं। लेकिन बेथ को लेक में कुछ भी नहीं दिखता। तभी उसे एक बार फिर से यहाँ पर ओवेन की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि उसे बोट में बैठने को कह रही है। बेथ जब बोट में बैठने के लिए जाती है तो देखती है कि उस बोट में अभी तक उसके पति ओवेन का खून पड़ा हुआ है, इसलिए वो बोट में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाती। लेकिन तभी बेथ देखती है कि खून से सने हुए पैरों के निशान उसकी तरफ आ रहे हैं। बेथ को एहसास हो जाता है कि ये ओवेन की आत्मा है और वो उसे छूने की कोशिश करती है। लेकिन इसी कोशिश में बेथ एकदम से बेहोश होकर गिर जाती है और हम देखते हैं कि कोई अननोन एंटिटी उसे बोट से दूसरे किनारे पर लेकर जा रहा है। बेथ को जब होश आता है तो देखती है कि उसके सामने उसी के घर जैसा एक दूसरा घर है, लेकिन ये घर उसके घर का उल्टा है, यानी कि रिवर्स में है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ओवेन ने अपनी डायरी में बनाया था। उस घर के पास जाने पर बेथ देखती है कि अलग अलग कमरों में उसका पति ओवेन अलग अलग लड़कियों के साथ है और ये सारी लड़कियां बिल्कुल उसी की तरह दिख रही है। बेथ जब हिम्मत कर इस घर में एंटर करती है तो वो अपने आप को ही सोफे पर सोता हुआ पाती है। इसी के साथ बेथ की नींद टूट जाती है और अब उसे पता लगता है कि ये मात्र उसका एक सपना था। लेकिन हर रोज उसे इस तरह के सपने आना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो मानती है कि जरूर कोई अननोन एंटिटी उसे कुछ दिखाना चाहती है। इसके बाद बेथ अपने पति ओवेन का लैपटॉप चेक करती है तो इस बार वो लैपटॉप में कई सारी लड़कियों की फोटोज देखती है और गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी लड़कियां बिल्कुल बेथ की ही तरह लग रही हैं। इन्हीं लड़कियों को उसने सपने में ओवेन के साथ उस घर में देखा था, जिसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि जरूर वो घर भी कहीं एग्जिस्ट करता है। इसी चीज का पता लगाने के लिए वो लेक के दूसरे किनारे पर जाती है, जहाँ पर उसे मेल मिलता है और मेल उससे पूछता है कि वो इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रही है। बेथ जब उसे घर के बारे में बताती है तो मेल उसे कहता है कि यहाँ पर तो कोई घर नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पर कोई घर बना ही नहीं सकता क्योंकि ये कंट्री का फॉरेस्ट लैंड है। लेकिन बेथ उसके कहने पर भी नहीं रुकती और लगातार आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे एक जुगाड़ से बनाया एक छोटा सा घर दिखता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी के घर की तरह दिखता है। बेथ जब उस घर में एंटर करती है तो उसे यहाँ पर किसी के चलने की आवाज आती है। फिर भी वो हिम्मत कर जब दूसरे कमरे में जाती है तो उसे वहाँ पर एक अजीब तरह का स्टैचू मिलता है, जिसके अंदर कई सारी पिंस घुसाई हुई थी। बेथ अब मेल से मिलने जाती है और उसे कहती है कि उसने उसे झूठ क्यों बोला कि यहाँ पर कोई घर नहीं है, जबकि उसे वहाँ पर एक घर के अंदर ये स्टैचू मिला। तो अब यहाँ पर मेल सब कुछ रिवील कर देता है और वो उसे बताता है कि उसने उसके पति ओवेन को एक लड़की के साथ देखा था, जो कि बिल्कुल बेथ की तरह लग रही थी, लेकिन वो बेथ नहीं थी। उसने ये बात उसे कभी नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उनके रिश्ते में कोई दरार आए। अब इसके बाद बेथ जब अपने घर में वापस आती है तो वो ओवेन का सारा सामान टटोलने लगती है, जहाँ पर उसे ओवेन के सामान में से 2 बुक्स मिलती है, जिसमें से एक बुक काले जादू के बारे में थी। उस बुक को खोलने पर उसे वही स्टैचू की ड्राइंग दिखती है, जो कि उसे उस लेक के पास वाले घर से मिली है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बुक में बुरी आत्माओं को कंफ्यूज करने और उनको भटकाने की ट्रिक्स लिखी हुई थी। बेथ को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता और वो गुस्से में उस स्टैचू को नीचे जमीन पर फेंक देती है, लेकिन जमीन पर गिरने के बाद भी वो स्टैचू फिर से अपने आप खड़ा हो जाता है। अब जैसे ही बेथ उस स्टैचू को फेंकती है तो तभी उसके घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है। बेथ जब ऊपर वाले कमरे में जाती है तो वो दीवार पर एक साये को देखती है,
बेथ जब उस साया को गौर से देखती है तो वो साया उसकी ही तरफ मुड़ जाता है और ये देख बेथ की रूह कांप जाती है। अगले दिन बेथ उस काला जादू किताब के सेलर के पास जाती है तो उसे वहां पर वही लड़की दिख जाती है जो कि तब उसने ओवन के फोन में देखी थी। ये लड़की बिल्कुल बेथ की ही तरह दिखती है और यहाँ पर इसी दुकान में काम करती है। बेथ उसे हाई करती है और उसे कहती है कि शायद से वो उसके पति को जानती है। पहले तो वो लड़की बेथ को बिल्कुल भी भाव नहीं देती, लेकिन फिर जैसे ही बेथ ओवन की मौत का जिक्र करती है तो अब उस लड़की के होश उड़ जाते हैं और अब जाके वो एक्सेप्ट करती है कि वो ओवन को जानती थी, लेकिन वो उसके साथ कभी नहीं सोई। यहाँ तक कि उनकी मुलाकात सिर्फ 1-2 बार हुई है। यहाँ से निकलने के बाद बेथ क्लेयर के घर पे जाती है और उसे बताती है कि उसने ओवन के लैपटॉप में उसी के जैसे कई सारी लड़कियों की फोटोज देखी। साथ ही वो अपने सपनों के बारे में उसे बताती है, लेकिन उसकी दोस्त क्लेयर उसे इस चीज पे डांट देती है और कहती है कि वो अपने पति के बारे में ज्यादा ना सोचे, वो अब किसी भी तरह वापस नहीं आने वाला और उसे किसी तरह मूव ऑन करना ही पड़ेगा। अब रात होने के बाद बेथ अपने घर पे आ जाती है और एक बार फिर से उसे अपने आसपास किसी साई के होने का एहसास होता है। बेथ इस बार हिम्मत कर जोर से उस एंटिटी को अपने सामने आने के लिए बोलती है, लेकिन तभी उसे अपने घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई पड़ती है। बेथ बाहर जाकर देखती है तो वही लड़की उसके घर पे आई हुई है जिसे आज उसने बुक स्टोर में देखा था। अब यहाँ पर वो लड़की उसे बताती है कि वो उस घर का रास्ता पहले से ही जानती है क्योंकि उसका पति ओवन एक बार उसे यहाँ पे लेके आया था। यहाँ पर वो लड़की भी अपने साथ हो रही अजीब तरह की घटनाएं शेयर करती है कि उसे भी अपने आसपास किसी एंटिटी के होने का एहसास होता है। बेथ उसे ओवन के बारे में पूछती है कि उसके और ओवन का क्या रिश्ता था, जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि वो ओवन के साथ एक बार इंटीमेट हुई है, लेकिन उनके बीच वो सब कुछ नहीं हुआ। साथ ही वो बताती है कि ओवन अजीब तरह की बातें किया करता था, मानो कि जैसे कोई चीज उसके दिलो दिमाग पर काबू कर उससे काम करवा रही है। उसे ओवन के साथ बिताए आखिरी पल अभी भी याद है और ओवन तब भी उसे ये कह रहा था कि वो अब इस चीज को नहीं रोक पा रहा है। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन अब उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं बचा है। यहाँ पर ओवन किस चीज को रोकने की बात कर रहा है ये हम अभी कुछ ही देर में जानेंगे। वो लड़की बेथ को इतना सब बताकर यहाँ से निकल जाती है तो वहीं बेथ अब और भी ज्यादा सवालों से घिर गई है। वो भारी बारिश के बीच दोबारा से उस लेक के पास वाले घर में जाती है जहाँ पर फिर से उसे एक और बार उसी साये की मौजूदगी का एहसास होता है। आगे बढ़ने पर जब वो अपना पैर एक सड़े हुए तख्ते पर रखती है तो उसका पैर तख्ता तोड़ सीधे नीचे घुस जाता है और अब जब बेथ टॉर्च से नीचे का नजारा देखती है तो अब उसकी रूह कांप जाती है और शरीर काम करना बंद कर देता है। दरअसल वो देखती है कि वहां पर कई सारी लड़कियों की लाश पड़ी हुई है जिन्हें कि प्लास्टिक में रैप करके रखा हुआ है। उसे विश्वास नहीं होता है कि उसका पति ओवन एक सीरियल किलर था। बेथ इतनी बुरी तरह डर गई है कि वो सीधे घर पे आकर अपनी फ्रेंड क्लेयर को कॉल करती है, लेकिन इतनी रात क्लेयर उसका कॉल नहीं उठाती तो फिर वो एक मैसेज ड्रॉप कर देती है और अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए वो जब वॉशरूम में नहाने जाती है तो फिर से एक और बार उसके घर का म्यूजिक सिस्टम अपने आप ऑन हो जाता है। बेथ यहाँ पर बार बार ओवन को वापस आने के लिए कहती है कि तभी उसे वॉशरूम के शीशे पर हियर लिखा हुआ नजर आता है। वो ओवन की याद में रोना शुरू कर देती है क्योंकि वाकई में वो ओवन को बहुत प्यार करती थी। वो जब वॉशरूम में एंटर करती है तो उसे वॉशरूम में किसी के होने का एहसास होता है। बेथ समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि उसके पति ओवन की आत्मा है। तो फिर यहाँ पर बेथ उससे बातें करने लगती है और वो साया भी उससे बात करना शुरू कर देता है। बेथ उसे अपने गले से लगाती है और वो साया बेथ के साथ इंटीमेट होने लगता है। हालांकि बेथ को कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वो इसे फील कर पा रही थी। बेथ ओवन का नाम लेकर उसे प्यार करने लगती है, लेकिन अब जाके वो साया उसे बताता है कि वो ओवन नहीं है। बेथ ऐसा सुनते ही बुरी तरह डर जाती है और वो साया को अपने से दूर कर लेती है। बेथ अब वॉशरूम से बाहर जाती कि तभी वॉशरूम का डोर अपने आप बंद हो जाता है। अब जब वो मिरर पे देखती है तो उसे वहां पर अपने ही जैसे दूसरी लड़की दिखाई पड़ती है जिसे कि अगले ही पल ओवन बुरी तरह मारना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो उस लड़की को खत्म कर देता है। बेथ बचने के लिए डोर ओपन करती है कि तभी वही साया उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसका सर एक जोर झटके के साथ शीशे पर पटक देता है। अब शीशे पर पटकते ही बेथ एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसे वहां पर कई सारी लड़कियां दिखने लग जाती हैं। कोई उसे देखकर दरवाजा बंद कर रहा है तो कोई उससे बचकर बेड के नीचे छुप रहा है। यहाँ पर वो अपने पति ओवन को अलग अलग कमरों में अलग अलग लड़कियों के साथ देखती है। कहीं पर ओवन इंटीमेट हो रहा है तो कहीं पर वो किसी लड़की का कत्ल कर रहा है। बेथ ये देखने से बचना चाह रही है, लेकिन वो जहाँ पर भी जा रही है वहीं पर लड़कियां और उसका पति ओवन ही नजर आ रहा है कि तभी एकदम से वही साया बेथ को मारना शुरू कर देता है। वो बेथ को घसीट कर उसे लात मारकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। बेथ अब जैसे तैसे अपने आप को संभालती है और अब वो यहाँ से भागे कि तभी उसके आगे सोफे पर ओवन बैठा हुआ नजर आता है जिसने कि बेथ को ही अपनी गोद में सुला रखा है।
लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि ये उसका पति ओवन नहीं है। तो इस बार वो उसे कहती है कि आखिर वो कौन है और कहाँ से आया। इस पर वो साया उसके पति ओवन के वेश में उसे बताता है कि वो वही है जिससे वो सालों पहले ही मिल चुकी है, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और तब वो मर गई थी। उसी दौरान बेथ ने उसे देखा और फील भी किया था। इस पर बेथ उसे बताती है कि उसने वहां पर कुछ भी नहीं देखा, यानी कि सी साउ नथिंग डियर। तो अब इस पर वो साया कहता है कि वही तो नथिंग है। और इसी के साथ अब हमें समझ आ गया होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तो दरअसल ये जो साया खुद को नथिंग बता रहा है वो और कोई नहीं बल्कि डेथ यानी कि मौत है। दोस्तों, आपको याद होगा कि बेथ का 17 साल की उम्र में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जब उसके दिल ने पूरे 4 मिनट तक धड़कना ही बंद कर दिया था। लेकिन दूसरे भगवान यानी कि डॉक्टर्स ने उसे किसी तरह बचा लिया और तभी से डेथ आज तक उसका पीछा कर रही है, उसे वापस से उस दुनिया में ले जाने के लिए जहाँ पर उसकी असल जगह बनती है। लेकिन हर बार उसके रास्ते में उसका पति ओवन आ जाया करता था। आपको याद होगा कि ओवन के पास एक काले जादू और तंत्र मंत्र की किताब थी और उस किताब में बुरी आत्माओं को दूर रखने और उसे कंफ्यूज करने के उपाय लिखे थे। बेचारे ओवन के पास वो किताब इसलिए थी ताकि वो नथिंग यानी कि डेथ को अपनी पत्नी बेथ से दूर और कंफ्यूज रख पाए। ओवन बेथ को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने नथिंग को कंफ्यूज करने के लिए अपने घर के ही जैसे डिजाइन के और भी घर बनाए। आपको याद होगा कि ओवन ने अपनी डायरी में अपने घर का एक रिवर्स डिजाइन भी बनाया था और अपनी पत्नी बेथ को बचाने के लिए उसने बेथ की ही जैसे दिखने वाली कई सारी लड़कियों के साथ अफेयर भी करा। लेकिन हर बार नथिंग ओवन को काबू में कर लेता था और फिर उससे उसने बेथ की ही तरह दिखने वाली कई सारी लड़कियों का कत्ल करवाया, उन्हें बेथ समझकर। ओवन ने नथिंग को कंफ्यूज करने के लिए अपने घर के ही जैसा दूसरा घर भी बनाया था, जहाँ पर ओवन लड़कियों को लेकर जाता था ताकि बेथ बिल्कुल सेफ रहे। अगर नथिंग ने उसके दिमाग पर काबू कर बेथ को मारना भी चाहा तो वो बेथ को ना मारकर किसी दूसरी लड़की का कत्ल करेगा, जिससे कि बेथ बच जाएगी। लेकिन बेथ की वजह से ही ओवन ने ना जाने कितनी ही लड़कियों को मौत के घाट उतारा और अब उसे पता लग गया था कि अब वो किसी भी तरह बेथ को नहीं बचा सकता, क्योंकि मौत यानी कि नथिंग किसी न किसी तरह बेथ को लेकर ही जाएगा। बेथ को नथिंग ऐसे ही लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि जब हम मरते हैं तो मरने का कुछ न कुछ रीजन होता है। इसीलिए नथिंग बेथ को उसके पति ओवन के द्वारा ही मरवाना चाहता था। हालांकि ओवन ने नथिंग को रोकने और उसे भटकाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उसे पता लग गया था कि वो किसी भी तरह नथिंग को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कभी न कभी किसी तरह से नथिंग उसके ही हाथों बेथ का कत्ल करवाएगा। और इससे पहले कि वो अपनी पत्नी बेथ के लिए खतरा बने, वो नाव में बैठकर बीच नदी में ही खुद को शूट कर दिया। अब इतना सब जानकर आप ये समझ ही गए होंगे कि ओवन ने उस सुसाइड नोट पर वो सब क्यों लिखा था। उसने भी सुसाइड नोट पर नथिंग का जिक्र किया था, लेकिन नथिंग का असली मतलब अब जाकर ही हमें समझ आया। अब नथिंग बेथ को मारना शुरू कर देता है। वो बेथ के हाथ और पैर बिल्कुल उसी तरह बांधता है जिस तरह से ओवन उन सारी लड़कियों के बांधता था। साथ ही स्टैच्यू की आकृति भी कुछ इसी तरह से थी जिस तरह से अभी नथिंग बेथ को बांध रहा है। बेथ जब अपना जोर लगाती है तो नथिंग उसे ऊपर हवा में उठा देता है। नथिंग बेथ को बोट पे लेके जाता है और ये वही बोट है जिसमें उसके पति ओवन ने खुद के सर पे गोली दागी थी। नथिंग अब उसके पति के वेश में बेथ को एक दूसरी ही दुनिया में लेकर जाता है, जहाँ पर हम आसमान में एक साथ 2 चांद को देखते हैं, जो कि हमें बताता है कि बेथ अभी जीवन और मृत्यु की कगार पे खड़ी हुई है। यहाँ पर नथिंग बेथ को उसके पति के बेस में मैनिपुलेट करता है और उसे कहता है कि उसका अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो उसे अब अपने लोग अपनी जगह में आ जाना चाहिए। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नथिंग किसी भी तरह बेथ को नहीं मार सकता था, तो नथिंग बेथ के हाथ में गन पकड़ा देता है। वो बेथ को इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि बेथ को लगने लग जाता है कि वाकई में ये दुनिया उसकी नहीं है। दूसरी तरफ क्लेयर भी बेथ का मैसेज पढ़ अब उसके घर पे आ जाती है। वो बेथ को पूरे घर में छान मारती है, लेकिन कहीं पर भी उसे बेथ नजर नहीं आती। फिर जब वो बाहर देखती है तो पाती है कि बेथ लेक के बीचों बीच अकेले ही बोट में बैठी हुई है। क्लेयर यहाँ पे उसे आवाज मारती है, लेकिन बेथ उसकी किसी भी आवाज को नहीं सुन पा रही है, क्योंकि वो अभी नथिंग के साथ किसी दूसरी ही दुनिया में है। उसका शरीर भले इस दुनिया में है, लेकिन नथिंग उसकी कॉन्शियसनेस को एक दूसरी ही दुनिया में लेकर गया हुआ है। बेथ नथिंग की बातों को मानकर अपने ही सर पे गन पॉइंट कर देती है, लेकिन फिर जब क्लेयर उसे कई बार आवाज मारती है तो उसे कुछ पल के लिए होश आ जाता है। क्लेयर तैरकर बेथ के पास जाती है और उसे बचा लेती है। अब तक यहाँ पर मेल भी आ गया है, लेकिन वो भी अब पूरी तरह सदमे में है, क्योंकि वो देख रहा है कि बेथ की नजर अभी भी उस बोट से नहीं हट रही है। इस पर मेल उसे बताता है कि वो वहाँ पर क्या देख रही है, क्योंकि देयर इज नथिंग ऑन द बोट। बेथ भी इसके रिप्लाई में कहती है कि हाँ, बिल्कुल सही कहा, देयर इज नथिंग। लेकिन नथिंग का मतलब यहाँ पर बेथ के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। नथिंग का मतलब उसके लिए मौत है, वो डेथ है जो कि उसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन मेल के लिए नथिंग का मतलब कुछ नहीं है।
यहाँ पर शब्द एक है, लेकिन यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग मतलब है। एक के लिए यह शब्द काफी डरावना है तो एक के लिए महज एक शब्द है। क्लेयर अपनी दोस्त बेथ को संभालती है, लेकिन डेथ यानी कि नथिंग अभी भी बेथ का पीछा नहीं छोड़ने वाली। मूवी के आखिरी सीन से हमें यह मालूम पड़ गया है कि नथिंग किसी न किसी तरह से बेथ को कोई बहाने उसकी असली दुनिया में लेकर जाएगा, लेकिन वो किस तरह से बेथ को अपनी असली दुनिया में लेकर जाएगा इसका पता हमें नहीं लगता, क्योंकि इसी सीन के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।